हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है सुपर ग्रेड में। आज के समय में हमारा यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और आने वाले संकट से बचे रहें। जी हाँ, हम चाहते हैं कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने आसपास के लोगों को इस बारे में जागरूक करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर पे बिताएं ताकि वो सुरक्षित रह सके इस महामारी से। नमस्कार, मुद्दा है आज ईरान का, जहां पर सैयद तमजीदी, मोहम्मद रज़ावी, आमिर हुसैन मुरादी, ये तीनों नागरिक नवयुवा हैं। 28 वर्ष, पहले वाले की उम्र है 26 वर्ष, मोहम्मद रज़ावी की है और आमिर हुसैन मुरादी भी 26 वर्ष के हैं। इन तीनों युवाओं को एक कहा जाए तो ईरान के इनजस्टिस का सामना करना पड़ा, केवल इस वजह से कि इन्होंने एक ऐसे प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था जो कि वाजिब था। इसके पीछे जो कारण था उसको हम आगे वीडियो में देखेंगे और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें जो आपकी जीवन की रूपरेखा को, आपके सोचने के नज़रिए को, आपकी सोच को बदल देगी। इस मसले पर ईरान के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, यहाँ तक कि स्टूडेंट और घरेलू महिलाएं भी, इन्होंने एक बड़े मुहिम में हिस्सा लिया। इन्होंने लॉन्च किया एक ट्विटर हैंडल जिसका नाम दिया गया डू नॉट एग्जीक्यूट। जी हाँ, इस ट्विटर हैंडल पर इन सभी लोगों ने करीब 40 लाख ट्वीट्स किए, जिसके द्वारा ईरानी जनता की एकता दिखाई दी और सरकार को इस फैसले को वापस लेना पड़ा। यहाँ तक कि ईरानी सरकार के इस फैसले को यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी गलत करार दिया और बताया कि अगर ये फैसला बरकरार रखती है ईरानी सरकार तो यह एक बहुत ही बुरा सिग्नल होगा पूरे विश्व के लिए ईरान का। हैशटैग डू नॉट एग्जीक्यूट पर प्रोटेस्ट के चलते ईरान की जुडिशरी को अपना डेथ सेंटेंस कुछ समय के लिए वापस लेना पड़ा और इस केस को दोबारा से ट्रायल के लिए भेजना पड़ा। अब चलते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर कि क्यों इस कैंपेन की जरूरत पड़ी, इस कैंपेन की भूमिका कैसे बनी। शुरुआत होती है तारीख 16 नवंबर 2019 से, जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खेमेनी ने ईरान में पेट्रोल के दाम 50% से बढ़ा दिए थे। अब इस नए नियम के चलते ईरान में 60 लीटर पेट्रोल से अधिक पेट्रोल इस्तेमाल करने वाले को पेट्रोल की कीमत के 2 गुने दाम, मतलब कि पहले से ही जो दाम थे वो बढ़ा दिए गए थे। शुरुआत में मैं बता दूं, इस प्रोटेस्ट से पहले जो दाम थे वो 18 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से थे। इसके बाद जब ये प्रोटेस्ट जिस कारण शुरू हुआ वो कारण ही यही था कि इसके दाम जो थे पेट्रोल के वो बढ़ा दिए गए थे और 27 रुपये लीटर कर दिया गया था। उसके बाद मैं बता दूं कि 27 रुपये लीटर वो दाम थे जब एक महीने में एक व्यक्ति केवल 60 लीटर पेट्रोल यूज़ करता है और उससे ऊपर अगर यूज़ करता है पेट्रोल तो उसके लिए दाम जस्ट डबल हो जाते थे, मतलब 54 रुपये लीटर उसके लिए दाम निर्धारित कर दिए गए थे। जो स्थिति इस समय कमोवेश भारत में भी बनी हुई है कि सरकार वैश्विक स्तर पे जब दाम पेट्रोल और डीजल के कम हो रहे हैं तब अपने देश में दाम बढ़ाए जा रहे हैं। उस समय जो ईरान में बात बोली जा रही थी वही बात इस समय आज के दौर में भारत में बोली जा रही है। उसमें ईरान में ये कहकर पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए थे कि इन पैसों को हम सीधे उन गरीब परिवारों को देंगे, उनके खाते में डालेंगे, जिससे कि उन्हें सहूलियत महसूस हो सके और उनका स्तर थोड़ा सा समाज में ऊपर आ सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं बता दूं आपको, जैसे ही इन्होंने दाम बढ़ाए वैसे ही प्रोटेस्ट चालू हो गए। स्टॉक मार्केट में ईरान की पोजीशन सबसे डाउन हो गई, वर्ल्ड लेवल पे ईरान की इकोनॉमी गिरती चली गई और आज की कंडीशन ये है कि ईरान की इकोनॉमी है वो लोएस्ट स्तर पर है, मतलब सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है। जो इन्फ्लेशन का स्तर है ईरान में वो 4 गुना बढ़ चुका है और इस कारण से जो बाहरी विदेशी इन्वेस्टर होते हैं देश में, जो एफडीआई के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो उस देश से जा चुके हैं। मतलब चारों तरफ से ईरान जो है वो अपने ही गर्त में घिरा जा रहा है और डूबा जा रहा है। इन सब के बीच में बता दूं आपको कि ईरान में प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, इसका विरोध शुरू हो जाता है। जैसे ही खेमेनी ने बोला कि हम यहाँ पे पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं अपने गरीब जनता की सहूलियत के लिए, तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं, आगजनी होती है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं
और यहाँ तक कि सरकार जो है वो अपने पुलिसकर्मियों को फायरिंग के आदेश दे देती है, शूट आउट के ऑर्डर दे देती है कि जो भी मुख्य लोग हैं जहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर उनके ऊपर खुली फायरिंग कर दी, जिसमें सैकड़ों लोग हताहत हुए थे, उनके मारे जाने की खबर भी है और उसके बाद हजारों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। यही कहानी नहीं रुकी, वो कहानी वहाँ से चलती हुई अभी तक चली आई। जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उन हजारों लोगों में से कई लोगों को फांसी दी जा चुकी है, कुछ लोगों को फांसी बाकी थी। कहानी केवल सैकड़ों लोगों के मरने तक और हजारों लोगों के अरेस्ट होने तक नहीं रुकती। कहानी पहुंचती है एक नए मोड़ पे, जहां पर आती है भूमिका ईरान के जस्टिस की। ईरान में किस प्रकार के कोर्ट हैं, किस प्रकार जस्टिस काम करता है, मैं बता दूं आपको। ईरान के जो इस समय सुप्रीम पावर है, सुप्रीम लीडर है जिन्हें बोला जाता है अयातुल्लाह अली खमेनी। मैं इनके बारे में ज़रा आपको बता दूं कि ये सन 1980 से ईरान की सत्ता पे काबिज हैं और ये इस शताब्दी में, मतलब इस 100 सालों में ये दूसरे ऐसे लीडर हैं जो इतने बड़े समय तक सत्ता पे काबिज है। पहले ये प्रेसिडेंट रहे 1980 से 89 तक और उसके बाद ही सुप्रीम लीडर बन गए। ईरान की पूरी मिलिट्री के ऊपर, ईरान की पूरी इकोनॉमी के ऊपर, ईरान की पूरी सत्ता के ऊपर, ईरान के जितने भी फैसले होते हैं वो सब इस व्यक्ति के द्वारा लिए जाते हैं। केवल एक व्यक्ति ही अपने अंडर में जस्टिस को भी रखता है, अपने अंडर में कोर्ट्स को भी रखता है, अपने अंडर मिलिट्री को भी रखता है, अपने अंडर पॉलिटिक्स को भी रखता है और अपने अंदर इकोनॉमी को भी रखता है। तो जब वही व्यक्ति सब चीजें होल्ड करता है तो जाहिर सी बात है कि जो वो करेगा, जो वो चाहेगा वही होने वाला है और वही हुआ इस केस में भी। लोग मना करते रहे, उन्होंने नहीं कबूला तो उन्हें जबरदस्ती कबूलवाया गया, उन्हें ऐसी यातनाएं दी गई, उन्हें करंट से टॉर्चर किया गया और कई सारे ऐसे डिग्रीज का, थर्ड डिग्रीज का प्रयोग किया गया जिससे कि वो खुद कबूले कि उन्होंने मर्डर किए हैं, वो मर्डर्स में शामिल हैं। चाहे जैसी भी कंडीशन हो, कोई व्यक्ति जब इतना तोड़ा जाता है तो जाहिर सी बात है वो टूट जाता है। वो कहता है कि इस यातना से अच्छा तो मेरे लिए मौत अच्छी है। ईरान के ऐसे नियम हैं, मैं बता दूं आपको, कि चाहे वो 7 साल का बच्चा हो, चाहे वो 60 साल का बूढ़ा हो, सबके लिए बराबर नियम है। किसी को भी कभी भी फांसी की सजा हो सकती है। बस उसके ऊपर केवल एक ये आरोप सिद्ध होना चाहिए कि वो देशद्रोह के किसी कार्य में लिप्त पाया गया। मैं बता दूं आपको, कई सारे ऐसे कार्य हैं, जैसे चोरी हुई, जैसे डकैती हुई, जैसे देशद्रोह हुआ, या आपने किसी का मर्डर कर दिया तो फांसी आम बात है ईरान में। आपने अगर शराब भी पी ली तो ईरान में फांसी दे दी जाती है। ईरान के ये रूल्स विश्व में बाहर ना आए इसलिए ईरान में सैकड़ों वेबसाइट्स, जो प्रीमियर वेबसाइट्स हैं, जो टॉप वेबसाइट्स हैं वर्ल्ड की, उन पर रोक लगा दी गई है। जो ये ट्विटर हैंडल ये इन्होंने लॉन्च किया है, ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए लॉन्च किया है, जो किसी दूसरे देश के सिक्योर्ड लिंक से वो यूज़ करते थे ट्विटर हैंडल को, ट्विटर को, और उसके थ्रू ट्विटर और इंस्टाग्राम पे इन्होंने अपनी पोस्ट डाली और उसके थ्रू ये यूनाइट हुए। तब जाके ये खबर विश्व पटल पे आ पाई कि हाँ ऐसा भी हो रहा है ईरान में। ये जो दृष्टिकोण होता है किसी भी सरकार का, किसी भी सत्ता का, कि वो अपना होल्ड बनाना चाहती है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, अपने पूरी पब्लिक के ऊपर, अपने पूरे सिस्टम के ऊपर, ये एक बहुत ही खतरनाक मनोस्थिति पैदा कर देती है। कोई चाहे ना चाहे, मगर जब कोई व्यक्ति सत्ता में इतने सालों तक काबिज रहता है तो उसकी मनोस्थिति अपने आप परिवर्तित हो जाती है। उसका होल्ड कहीं ना कहीं पूरे कंट्री पे आ जाता है और वो अपनी तरह से चीज़ों को ढालना शुरू कर देता है। यही स्थिति इस समय ईरान की। जब ईरान की इकोनॉमी लोएस्ट स्तर पर है, अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर है, तब ईरान गाजा पट्टी पे युद्ध कर रहा है, सीरिया के साथ युद्ध कर रहा है, लीबिया का साथ दे रहा है युद्ध में। ये सब चीज़ें उसके साथ हो रही हैं जब उसके पास खुद के लोगों के लिए पैसा नहीं है। ईरान के लोग केवल ये चाहते हैं कि भाई हमारा स्तर आप अच्छा करिए, हम दूसरों से युद्ध करना नहीं चाहते। हम दूसरों से युद्ध तभी कर सकते हैं जब हम उनसे ऊपर हों, हम उनसे बेहतर हों। जब हमारी स्थिति उनसे भी ज़्यादा नाजुक है तो हम उनसे युद्ध करके क्या कर लेंगे। खैर, इस मसले पर हमारे जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने पूरा साथ दिया ईरान के नागरिकों का। बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स थे, बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट थे जिन्होंने साथ दिया ईरानी लोगों का, ताकि इस टाइप की कम्युनिस्टवाद जो प्रथा है, कम्युनिस्टवादी जो प्रथा है, वो उनसे बाहर निकल सके और ये फैसले कुछ हद तक जो ईरान के लोगों के लिए खतरनाक साबित होते आ रहे हैं, ये वापस लिए जाए।
और मैं ये बता दूं आपको कि कोई ये पहला मसला नहीं है कि ईरान में पहली बार ये फांसी का ऐलान हुआ है। ये फांसी कभी भी किसी को भी दे देते हैं और बस ये होता है कि कुछ चीज़ें बाहर नहीं आ पाती हैं, कुछ चीज़ें वहीं हो जाती हैं जिनका प्रोटेस्ट नहीं होता, या बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं जो दबा दिए जाते हैं। बिल्कुल प्रोटेस्ट भी लगातार चलते चले आ रहे हैं। ईरान में हर साल ही प्रोटेस्ट होते हैं, कभी तेल को लेके, कभी उनकी नीतियों को लेके, कभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके। तो ये सारे प्रोटेस्ट भी साल दर साल ईरान में कायम है। मैं बता दूं आपको, ईरान की जुडिशरी ने लास्ट मंथ ही एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट है, बहुत जाने माने जर्नलिस्ट है, रुहोल्लाह जाम, इनको डेथ सेंटेंस सुना दिया केवल ये कह के कि उन्होंने एक ऐसा टेलीग्राम चैनल खोला है, बनाया है, जिसके द्वारा वो करप्शन फैला रहे हैं इस पृथ्वी पर। तो ये बहुत ही छोटे छोटे विचार हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको लेके ईरान अपने फैसले सुना देता है, एकदम डेथ सेंटेंस दे देता है, ताकि लोग जो हैं वहाँ के वो खौफ में रहें, वो सरकार के सत्ता के खौफ में रहें, वो दबाव में रहें, वो कहीं इधर से उधर ना भटके, वो कहीं वहाँ पर ऐसी सोच ना जागे कि वो सरकार का सत्ता का अपोज स्टार्ट कर दे या वो लोकतंत्र की मांग करने लगे। ये डर उस व्यक्ति को सता रहा है जो व्यक्ति 40 सालों से ईरान की सत्ता पे काबिज है। और समझ लीजिए कि जब किसी व्यक्ति ने अपनी पूरी उम्र, आधी से ज़्यादा उम्र लगभग कहा जाए तो, एक देश की सत्ता के सुप्रीम होने के नाते व्यतीत की हो, तो उसको क्या एहसास होगा लोगों की भावनाओं का, लोगों की अस्तित्व का, उसको क्या कदर होगी जब कोई नेता या कोई सत्ताधारी या कोई सुप्रीम पावर अपने ही लोगों को, अपने ही सिटीजन्स को सरेआम गोली चलाने का ऑर्डर दे देती है उनके ऊपर और उनका कत्ल करवा देती है, और उसके बाद उन्हीं नागरिकों में से जो बचे होते हैं उनको उन्हीं नागरिकों के खून के इल्ज़ाम में फांसी की सज़ा सुनाती है। तो इससे भयावह स्थिति मेरे हिसाब से तो पूरे विश्व में कहीं नहीं होने वाली है। और इस स्थिति में अगर वास्तव में ईरान है तो ईरान के लोग जिस शिद्दत से या जिस जज्बे से काम ले रहे हैं, अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। और मैं इस मुद्दे पर आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट करिए, इनका सपोर्ट करिए, डू नॉट एग्जीक्यूट का, और इस ट्विटर हैंडल पे जाके कमेंट ज़रूर करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनेई के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे बचपन से लेके इस उम्र के इस पड़ाव तक इन्होंने अपनी सत्ता बरकरार रखी ईरान के ऊपर, और कैसे ये बार बार चले जाते रहे, कैसे इन्होंने पॉलिटिक्स को, पूरी पॉलिटिक्स को अपने इर्द गिर्द घुमाया और पूरी सत्ता को अपने होल्ड में ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।